हमारे की शिखा थी, शिखा कंबोजी दिल्ली विश्वविद्यालय से हैं। मैं भी दिल्ली विश्वविद्यालय में शिवाजी कॉलेज में था, एक्स्ट्रा 90 रहे हैं। और आपके लॉ फैकल्टी वो पुरानी वाली बिल्डिंग है, उसमें हम लोग बहुत जाया करते थे, क्योंकि हमारे साथ के दोस्त जो दिल्ली विश्वविद्यालय में चुनाव लड़ते थे, वो लॉ फैकल्टी के स्टूडेंट रहे काफ़ी। एक अमृता भारी भी दिल्ली विश्वविद्यालय थे, शायद उनकी माता जी है फादर आपके यहाँ पढ़ाया करते हो डॉक्टर है में। तो आप विशेष तौर से दिल्ली से आई हैं, स्काइटन भी ली, और आप लॉ पे स्टूडेंट्स जो कि आपके धनुष्य में जाता है, दिन का काम कानून व्यवस्था के प्रति लोगों को जागरूक करना होता है, वो आई हैं। वो आपने इतना कीमती समय दिया, हम लोग को आपका आशीर्वाद, स्नेह और मार्गदर्शन दिया। और तो मैं सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप भी आज के अतिथि ने सबसे पहले आप ही बोलें, इससे आगे आपके लिए पास समय रहे। मैंने ये धन्यवाद आज स्थानीय हो लेके शिपा जी का स्वागत करें। नमस्कार सभी को। बाबूजी जो विशेष सुर पे नमस्कार। क्योंकि इस उम्र में भी जब आप लोग इतना, मैं कहूँगी कि आपने इतना समय निकाला साथ का अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए आप यहाँ पर आए, तो आपका विशेष तौर पे धन्यवाद। हमें आपका सानिध्य मिल रहा है सुप्रीम राइट्स के माध्यम से और राजनीति की पाठशाला के माध्यम से, और युक्ति आके ये हमें बुलाया तो उसके लिए मेरा जितना आके मैंने आपको जो है वो किया है, ओब्लाइज किया आगे, मैं कहूँगी नहीं, आप लोगों ने मुझे बुला के ओब्लाइज किया है। तो पहली बात तो ये है कि यहाँ पर जो है वो डिस्कशन फोरम है, और इस डिस्कशन फोरम में हर तरह का विचार जो है सामने आएगा, क्योंकि मैं एक ऐसे संस्थान से आई हूँ जहाँ पर ब्लैक एंड वाइट दो और बराबर चलता है। ब्लैक एंड वाइट तो मतलब ये है कि समर्थन करने वाले भी बहुत हैं और असमर्थन वाले भी लोग बहुत, और खुल के सकते हैं, मुंह पे कर पाए चीज हुआ। और आप ये देखिए कि मैं एक ऐसे संस्थान से आई हूँ जहाँ पर वन नेशन वन इलेक्शन के ऊपर हमने आज से तकरीबन 6 महीने पहले एक मुहिम छेड़ी थी। उन्होंने मुहिम लॉ फैकल्टी से स्टार्ट की थी। तो लीगल सोसाइटी हम लोग अपने यहाँ चलाते हैं। उसमें जो पहला हमारा कार्यक्रम था वो वन नेशन वन इलेक्शन के लिए था। उसमें जब हमारे पास में विक्रमजीत बनर्जी साहब आए और बहुत बड़े दिग्गज लोग हमने बुलाए, तो उसमें जब वो बोल रहे थे मन से, तो उस समय स्टूडेंट जो है ना, उसको आप छला नहीं सकते। हम लोग जब भी एक सभ्यता में ही हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स उस समय वहाँ मौजूद थे, जो बैठे ही इस तरह से थे कि जैसे ही मंच पे लोग बोलना बंद करें, तो तुरंत हम ताबड़तोड़ प्रश्न उनसे करने शुरू करते। और क्योंकि लॉ पे कितनी का ये अपना एक जो है ना स्टाइल है कि तुम से तो हमके सवा से है, तो हमने पहले से ही सवा से वहाँ बुला के बिठा रखे। लेकिन कहने का पर्पस हमारा यहाँ पर में ये है कि हम जब भी कोई चीज़ आपके सामने रखी, क्योंकि हम लोग जैसे आप लोगों ने बताया आपने मुंबई में कार्यक्रम किया, अब हम जयपुर में कर रहे हैं और हम अलग अलग जगह करेंगे। तो पहले तो हमें प्लस और नेगेटिव दोनों चीज़ें साथ में लेके चलनी है। प्लस प्लस पॉइंट तो बहुत अच्छे अच्छे मेरी साथियों ने अभी अभी युवा साथियों ने बताए हैं, है ना। और बहुत ही शानदार तरीके से आपने बताया है। वाक़ई में, मैं भी अगर अपनी स्पीच की शुरुआत करती तो मैं वो सब पॉइंट्स इंक्लूड करती जो आपने बोले। उसके अलावा बिकॉज़ मैं लॉ पीटीटी से और लॉ फैकल्टी से बिलॉन्ग करती हूँ, मेरे साथ में यहाँ पर आप कई लोग बैठे हैं जिन्होंने लॉ किया होगा। तो सबसे बड़ा जो प्रश्न जो सामने आता है कि क्या हम कानूनी तौर पे सही कर रहे हैं? अगर हम वेरिएशन वन इलेक्शन लागू करते हैं, तो क्या हम कानूनी तौर पे सही कर रहे हैं? सबसे पहला प्रश्न तो यही है। देखिए, कभी-कभी क्या होता है ना, कोई भी ऐसी बात आजकल माहौल क्या चल रहा है ना, कि अगर बात मोदी जी के माध्यम से आ रही है, तो विपक्ष ने तो उसको अस्वीकार ही करना है। विपक्ष कभी भी उसको ये नहीं कहेगा ना कि हाँ साहब आपने बड़ी अच्छी बात बोली है, वो नहीं बोलेंगे। कारण उसका ये है कि जब मोदी जी और विपक्ष में बैठते थे ना, वो भी जो है जब अपोजिशन में थी, तब वो भी ये नहीं तुरंत स्वीकार नहीं करते थे ना। तो विपक्ष तो हमेशा ऐसा ही होगा, चाहे तो हम लोग, तो है ना, चाहे तो वो लोग। तो हमें तो बात को काटना ही काटना है। वो पति-पत्नी की लड़ाई झगड़े वाली बात है कि वो उसने पति ने बोला मुझे दागी की साड़ी चाहिए, तो पति बोलेगा गुलाबी है ना? तो वो वाला सिचुएशन। अब इसमें यहाँ पर मैं आपको थोड़ा-सा एक बात और बता दूँ, जैसे मेरे साथ इस समय सामने बाबूजी हैं, बैठी हैं। रामनाथ कोविंद जी
जब हमारे यहाँ दिल्ली विश्वविद्यालय में आई तो हमने उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप आधा पौना घंटा लेक्चर आपका होगा। तो बोले बस आधा थोड़ा घंटा होगा। तो उन्होंने बोला कि मैं कम से कम 45 मिनट्स आई विल टेक एटलीस्ट 45 मिनट्स। उसके अलावा क्वेश्चन आंसर राउंड के ऊपर 30 मिनट्स। अब आप ये बात सोचिए कि एक बुजुर्ग, आपका वो बुजुर्ग है, वो तकरीबन 2.5 घंटा नॉन स्टॉप खड़े होकर उस वन पेशेंट वन इलेक्शन के बारे में फ्रॉम टॉप टू बॉटम 1952 से जो जर्नी स्टार्ट हुई उससे लेकर उन्होंने जो हाई कमीशन जो रिपोर्ट जो हाई लेवल जो कमेटी बनी, क्योंकि वो उसके अध्यक्ष भी थे, तो कई हजारों पन्ना में जो है वो कमेटी की रिपोर्ट है। आप सोचिए कि वो उस कमेटी की रिपोर्ट की कोई भी पन्ने के बारे में उससे पूछ लीजिए, उनको मुंह जुबान नहीं याद। ये सबसे बड़ी बात है। अब वो हर चीज को तथ्य के साथ बता रहे हैं। जैसे प्रश्न पूछा कि क्या ये संवैधानिक तौर पर सही है, तो अगर वर्तमान स्थिति में देखें तो हम कहेंगे नहीं, इसमें कुछ हमें बदलाव लेकर आने होंगे। लेकिन कोई चीज अगर इस समय संवैधानिक तौर पर सही नहीं है तो उसको सही करना प्रभा। अब सही करना होने से पहले हमें ये बताना होगा कि ये चीज थोड़ी सी ऐसे करने से ज्यादा अच्छा हो जाएगा, ताकि लोग जब उस संविधान में जो हम उसको बदलाव लेकर आए तो लोगों में ये विश्वास हो कि मेरा बेटा जो बैठकर दिल्ली में जो ही पढ़ रहा है वो सही कर रहा है। और इसी वजह से आज हम सब लोग इस तरह भी सभाएं जो है डब रहे हैं, लोगों के अंदर आचरण के अंदर ये विश्वास बिठाने के लिए, समझाने के लिए कि ये वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब ये है। बेसिक तौर पर आप पहले इसको ये समझिए कि क्या ये सही है या नहीं। टेक्निकली बात बाद में देखेंगे ना, टेक्निकल की तो बाद में देखेंगे हम लोग कि संवैधानिक तौर पे सही नहीं है तो वो ठीक करना है, क्योंकि संवैधानिक तौर पर सही करने के लिए हमें उसको थोड़ा सा बदलाव करना पड़ेगा, अमेंडमेंट्स करने पड़ेंगे। वो एक लिए मेरे को समझ में नहीं आएगा। तो इसमें कोई क्या होगा, हमारा एक जो अपोनेंट, जो हमारा जो विपक्षी जो नेता है, वो तुरंत क्या बोलेंगे, वो एक किताब लेके घूमते हैं साथ में ना, वो एक किताब लेके घूमते आती हूँ ना, उनकी किताब है वो कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रिय जो बेरक के वो लेके सोते हैं साथ में। और वो जो भी कोई बात होती है तुरंत उस किताब को सामने कर देते हैं। कोई भी बात हो तुरंत ये असंवैधानिक है, ये असंवैधानिक है, मोदी जी असंवैधानिक कार्यक्रम पे वो कर रहे हैं जो काम कर रहे हैं। तो वो किताब उठाए तो लोगों को ये मालूम होना चाहिए क्या वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है। क्योंकि जो हमारे पास कृष्णानंद भारती की जो जजमेंट है उसके अलावा जहाँ जहाँ बेसिक स्ट्रक्चर की बात की गई है, तो पहले तो संविधान में बदलाव किस रूप में देकर हम लोग आए हैं। बेसिक स्ट्रक्चर को तो नहीं छेड़ रहे, बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं छेड़ रहे हो तो कौन सा स्ट्रक्चर बात छेड़ रहे हो। अच्छा, उस स्ट्रक्चर को छेड़ रहे हो, क्या उस स्ट्रक्चर को छेड़ने से फायदा होगा नुकसान होगा, डिबेट होगी, डिस्कशंस होंगे, पूरी कमेटी होगी, उसके बाद भी वो चीजें होंगी। उस किताब में कोर्ट के रास्ते खुले हुए हैं हमारे पास। लेकिन आम जन, जो हमारी जो आम जनता है, जैसे जब कश्मीर में कश्मीर के अलावा जब लद्दाख इसको रिकॉग्निशन हमने दिया, तो आपको ये जानकारी होगी कि पूरे भारतवर्ष में एक खुशी की लहर थी। ये बहस में आने के बाद काफी खुशी की लहर क्यों थी, क्योंकि पहले से ही लोगों के अंदर एक प्रिपरेडनेस थी कि ये गलत स्टेप नहीं है, ये देश की भलाई के लिए और स्टेट की भलाई के लिए स्टेप लिया जा रहा है। अगर तो प्रिपरेडनेस नहीं होती, अगर वो प्रिपरेडनेस नहीं होती तो फिर एक आंदोलन चेता कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक जिसको आप रोक ही नहीं सकते थे। तो इस तरह की जो सभाएं हैं जो हो रही है, जिसमें हम चाहते हैं कि और लोग भाग ले और ये और बाकी लोगों तक भी पहुंचे, उसका कारण ये है कि हम एक प्रिपरेडनेस, हम एक फौज तैयार कर रहे हैं। कैसी फौज? मेरे साथ है बोलने के लिए, मैंने बोला काला काला सफेद तो सफेद के लिए नहीं, ये बताने के लिए कि हाँ ये काला रंग है, ये साफ सही गोर है, क्योंकि मैंने जो अनुभव किया है ये काला रंग है, मैंने जो अनुभव किया है ये सफेद। समझदारी से आप तो कहना है, मतलब ये भेड़ शाम के नहीं बोलना। जब आप कोई चीज समझ के बोलते हैं
प्रिपेयर्डनेस के साथ बोलते हैं कि हाँ ये चीज़ सही है ब्रदर। देखिए हम लोग कहते हैं ना कि कोई भी व्यक्ति जब भी उसका जो है दिमागी संतुलन सही है, तो आप उसको कुछ चीज़ें अच्छी-अच्छी बातें अच्छे शब्दों में समझाएँगे तो वो समझ सकता है। फिर चाहे वो कानूनी, फिर चाहे वो इस तरह के बदलाव ही क्यों ना हो। वन नेशन वन इलेक्शन, अब आप ये देखिए कि रिक्शा आप चला रहा है बाहर, उसको इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि चुनाव जब है 2 बार हो रही है, 3 बार होने हैं, 4 बार होने हैं। उसको तो इस बारे में जानकारी भी नहीं होगी ना। लेकिन उसको इतना ज़रूर पता है कि हाँ, मैं 2 बार वोट डालूँगा। तो बेसिक चीज़ें, मतलब जब एक आम जन तक आपकी उंगली इस तरह से खोजी कि इसका फ़ायदा क्या होगा? इसलिए जब हमारे पास जब बाबूजी आए बोलने के लिए, रामनाथ कोविंद जी आए बोलने के लिए और ये सब बातें हुई, तब हमारी जो एक लिमिटेड लोगों की आपस में जब बैठे हम लोग, तो हमारे बीच में ये बातचीत हुई कि जिस दिन इस देश का एक रिक्शा चलाने वाला, एक काम करने वाली बाइक भी ये वाली बात है ना कि मैं देश की भलाई के लिए है, उस दिन हम लोग वाकई में प्रिपेयर हो जाएंगे कि हाँ वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। उस दिन जैसे ही आप कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स कर दोगे तो मुझे विद्रोह कम होगा, क्योंकि विद्रोह में केवल वो 200-300 लोग ही खड़े होंगे, उनके साथ और कोई नहीं खड़ा होगा। ये बहुत बड़ी बात रखनी है आपने, क्योंकि जब पूरी जनता का सपोर्ट आपके साथ में है, मान लीजिए आपके यहाँ पर जैसे आपने स्ट्रीट मशीनरी की बात की, आपने बोला भी टीचर्स भी परेशान, स्टेट वैसे मशरूम भी परेशान, कोड ऑफ कंडक्ट लग गया, 1 महीना पहले परेशान, 1 महीना बाद परेशान, बड़े-बड़े सारे नेता, ऑब्वियसली बात है, दे हैव टू पुट देयर बेस्ट एफर्ट्स इन एवरी स्टेट। जीतना तो हर कोई चाहता है ना, हारना तो कोई नहीं चाहता। आज भी देखिए कितने जो है गर्व के साथ उन्होंने भी क्या बताया, भाई साहब ने अपना इंट्रोडक्शन दिया हिमेश अध्यक्ष राम शिवाजी कॉलेज में। आपने कि मुझे क्या बताया व्यक्ति कि आप राजस्थान यूनिवर्सिटी में प्रेजेंट रहे लॉ पीएचडी में। एक बार के लिए एग्जाम जा दीजिए, इन्होंने बहुत मेहनत की अपना कम्युनिकेशन में। तो ये चुनाव की जो खुशी है, चुनाव का जो अभी से खुशी है, उस समय बड़ी कॉलेज छोटे से कॉलेज में, माफ कीजिएगा कोई भी कॉलेज छोटा नहीं होता, लेकिन छोटा मतलब कि एक कॉलेज में देश के रूप में तो जो देश के बराबर में तो छोटा ही है ना, बहुत छोटा है। तो उसमें कितनी इन्होंने मेहनत की होंगी, कितने एफर्ट्स पुट किए होंगे, दोस्तों को लगाया, परिवारों को लगाया होगा, खुद भी दिन रात जागे होंगे। जितनी बार उन्होंने अच्छा काम भी किया होगा, तभी लोग आज इतने बड़े-बड़े मंच पर यहाँ पर बैठे हुए हैं और इज्जत का मान सम्मानित बैठे हो। अब आगे देखिए कि एक राज्यों में चुनाव के समय जब आप पूरी मशीनरी पर झाँक देते हो, तो उस समय आपके पास क्या बचता है? आपने तो इतना पोटेंशियल एनर्जी आपने किस चीज़ में लगा दी? इलेक्शन के प्रोसेस के अंदर एक आपने पैसा फुट लगा दिया और आपने जो है लोगों को लगा दिया। सबसे बड़ी एनर्जी क्या है? आपने लगाई मैन पावर। और वो मैन पावर कौन-सा है? वो स्टेट का ही तो मैन पावर है। वो पब्लिक एम्प्लॉइज़ ही तो है सारे के सारे। आपका जितना भी किचन डिपार्टमेंट है वो सबके सब कहाँ लगा हुआ है? इलेक्शन की ड्यूटी में लगा हुआ है, इलेक्शन भी काम में लगा हुआ है। अरे! जब पहले मैनुअल इलेक्शन होता था, तब उस समय प्रॉब्लम हम लोग ये फेस ज़्यादा करते हैं कि अगर एक साथ चुनाव होगा तो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होगी। क्योंकि चुनाव ईवीएम से होता है। तो अब प्रश्न ये आता है कि क्या हम और ईवीएम्स नहीं खरीद सकते? जहाँ पे एक तरफ कॉस्ट बचेगी तो एक तरफ कॉस्ट बढ़ेगी तो, क्योंकि जब आपको मशीनरी तो खरीदना ही पड़ेगा ना। अगर ह्यूमन जो है आपका जो है वो इस्तेमाल आपका कम होगा एनर्जी का, लेकिन उसके बराबर आपका बॉस की एनर्जी तो आपको ज़्यादा चाहिएगी। अब इसमें आपको जब वो चीज़ें डला चाहिए, डला मात्रा में चाहिए, तो उसके लिए क्या खर्चा आपको आएगा? वो खर्चा वन टाइम होगा, फिर उसमें इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट क्या होगी? कभी ऐसा तो नहीं कि भई जो है एक मतलब जो कहते हैं कि आपने जैसे टाइटैनिक ने आइसबर्ग को हिट किया, उसको लगा बस इतना ही है आइसबर्ग, लेकिन नीचे तो बर्फ फैला पड़ा हो। कभी ऐसा तो नहीं कि आप और मुसीबत भर ले लो। तो ऐसे में हमें क्या चाहिए, हमें वो एक इतनी पढ़े लिखे लोगों की जो रिपोर्ट आई है, हाई कमेटी जो रिपोर्ट है, क्या हम लोगों ने वो रिपोर्ट पढ़ी है? क्या हम लोगों ने उस रिपोर्ट का बेसिक पार्ट जो है वो पढ़ा है? नहीं पढ़ा। तो पहले तो हम लोग की भी प्रिपेयर्डनेस में वो चीज़ शामिल होनी चाहिए कि हम लोग एक बार ये रिपोर्ट अवश्य ही पढ़ें। तो इस मन से मेरा निवेदन आप सबसे होगा कि हम उस रिपोर्ट को पढ़ें, क्योंकि वो रिपोर्ट वाक़ई में बहुत अच्छी रिसर्च के साथ किसी एक पार्टी को क्लियर करते हुए नहीं, वो वाक़ई में जब हम होता है 95 करोड़ लोग एक साथ वोट देंगे, तो उसमें निर्णायक क्या होगा भैया 50 अब एक साथ वोट तो देके, क्या आज सारी स्टेट्स में एक साथ चुनाव कराने वाले हो? ऐसा तो नहीं होगा। आप नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट और नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट को भी आप सेपरेट पार्ट्स में डिवाइड करके चुनाव कराओगे।
तो यानी कि आपके साइमल्टेनियसली सारी स्टेट्स में एक साथ चुनाव नहीं हो रही, नॉर्थ की सारी स्टेट्स में एक साथ चुनाव नहीं हो रही, साउथ ईस्ट और वेस्ट अलग अलग तरह से। लेकिन हाँ ये है कि स्टेट के अ, आपके लोकसभा में चुनाव जो है एक साथ होंगे, लेकिन सारी स्टेट्स में तो ये कि जो भ्रम जो है अपोजिशन ने बुलाया है कि 95 करोड़ लोग एक साथ वोट कैसे देंगे, तो ये तो वाही बात होगी कि मैंने 1000 लोगों का भंडारा करना है और मैंने बोल दिया 1000 लोगों को मैं एक साथ कैसे खाना पीना होगा। भैया अब 1000 लोग एक साथ खाना खाने के लिए अपने बैंड में गई तो उसको भी डिवाइड करना पड़ेगा ना, यहाँ पे डिवाइड बात होगी। तो यहाँ पर अब क्योंकि वहां पर विपक्ष ने वो क्या ना मेरे पर से बोला कि वही वाली बात कि मियाँ बीच वही लड़ाई, मैंने बोला राइट ऑप्शन बोला हुआ। तो बात सिचुएशन यहाँ पर आगे ये अटक जाती है कि जब आपके पास जब राहुल जी वो बुक उठाएं तो आपके पास उसका जवाब होना चाहिए फैक्ट्स के साथ, और वो है क्योंकि हमारे पास जो हाई कमेटी की रिपोर्ट है उसमें अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें बताया गया है कि सभी स्टेट्स में एक साथ चुनाव नहीं होंगे। तो ये जो भ्रष्ट चला रहे थे ना 95 करोड़ वोटर से एक साथ वोट कैसे निकाले, मशीनरी कैसे काम करेगी, तो उस चीज को हमें बताना समझाना बहुत आवश्यक है कि स्टेट में फेज वाइज चुनाव होगा, सारी स्टेट्स में एक साथ चुनाव नहीं होगा, वो संभव भी नहीं है, वो पॉसिबल ही नहीं है। इतनी हमारे पास मशीन ही नहीं है, ईवीएस ही नहीं है हमारे पास। नहीं, आप फिर भी ये आगे करोड़ों हजारों करोड़ की इन्वेस्टमेंट भी कर दोगे तब भी उसकी पूर्ति नहीं हो पाई, वो आपको फेज में ही करना पड़ेगा। फिर दूसरी बात आती है होमोलॉजी, आप सभी स्टेट्स को इक्वल इक्वल स्टेटस में कैसे लेकर आओगे। कहीं पर चुनाव 2000 उसमें हुआ कि 23 में हुआ, 24 में हुआ, बिहार में बोल रहे चुनाव तो कैसे करोगे। तो बोलते हैं कि कोई भी लोग जीरो पीरियड भी नहीं कराएंगे और वो स्टेट का उस समय पर चुनाव कराएंगे तो वो जीरो पीरियड के इनको हो जाएगा। अब उसमें कोई कैलकुलेशन है, आई तो मेरी रिपोर्ट बुक थी प्रॉपर अच्छे तरीके से कैलकुलेट भी बात लगे कोई कैसे होगा वैसा जो। तो जितनी भी एकदम जो हमारी जो अपोजिशन खिलाता है, ठीक है, वो भ्रम को ठीक करना, उसके लिए जवाब तैयार रखना वो बहुत जरूरी है। ये तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि भैया पैसा बचेगा, हमारे लोग जो हैं फ्री रहेंगे अपना अपने काम करने के लिए, टीचर अपना काम करें, प्रोफेसर्स अपना काम करें, प्रोफेसर्स के साथ में जो नॉन डिस्यूज होता है वो भी पूरा पूरा इलेक्शन में लगाना है, उसके अलावा पूरा म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन लगा होता है, सारे लोग लगे हुए पूरे पशीक के लगी पड़ी है इलेक्शन में काम कर रहे हैं। कोड ऑफ कंडक्ट लग गया तो ना पहले पूछ ना उसके बाद पूछ, फिर उसी बार वो लेसिंग मोड पे चल जाता है। तो ये पूरा पूरा जो है वो हमें जैसा बहुत ही कैलकुलेटिव भी मुझे दी कि वन नेशन वन इलेक्शन बहुत ही सोच समझ के लिया गया निर्णय है। ये आनंद फानंद में लिया हुआ निर्णय नहीं है कि रात तो सपने में आया और सुबह को टिकटॉक चला दिया। नो, ये पूरी 12 साल की रिसर्च की मेहनत है और उस रिसर्च की मेहनत को आप केवल और केवल 12 मिनट की आपसी मीटिंग में डिसाइड कर लो कि गलत खबर भी कम मीडिया में ये फैला देना है और अपने पार्टी के लोगों के थ्रू उन लोगों में फैला देना है कि ये गलत है। तो उस उन लोगों को हमें ये समझाना है, उनसे सिर्फ हमें एक क्वेश्चन पूछना है, दैट हैव यू मेड एनी काइंड ऑफ रिसर्च ऑन इट, क्या आपने, क्योंकि मेरे पास में पहले को व्यक्ति ना, मेरे पास में कागज है, मेरे पास में 3000 का 5000 का एक पूरा रिपोर्ट है, मैं कह रहा हूँ मेरे को रिपोर्ट नहीं है। सब लोग झूठ बोलेंगे कि उस रिपोर्ट पे जितने भी लोग हैं, आप पहले उस रिपोर्ट को पढ़ो और फिर उसके अलावा पहले द फेवरली आप एक रिपोर्ट तैयार करो अपनी कि आपके पास क्या है, आपने क्या रिसर्च करके बोला है कि वन नेशन वन इलेक्शन गलत है। मेरे पास सही का सबूत है, तो अपने पास को मेरे पास गलत तुम बोल रहे हो, उस गलत का सबूत दिखाओ कि गलत क्यों है। ये बहुत जरूरी। तो इस आपका कोई भी प्रश्न एक तर्क के साथ आता है तो उसकी फिर और वो वहाँ तक नहीं है, उसमें एक वजह है, सॉलिड वजह है। मेरे पास एक पूरी रिसर्च कमेटी की रिपोर्ट 12 डाली है ना, और तुम्हारे पास से तुम बोल रहे हो नहीं ये सही नहीं, उसका कारण क्या। उसका कारण सिर्फ ये नहीं कि तुम विपक्ष में बैठे हो, उसका कारण तुम्हें प्रॉपर एक अच्छे फैक्ट्स के साथ डेटा के साथ में मुझे जवाब देना पड़ेगा। ऐसे कहने से नहीं होगा। तो ये जो वन नेशन वन इलेक्शन है, जब हम लोगों ने, ये सब लोगों लाइक माइंडेड लोगों ने होने भी शुरू की है, तो हमें अपनी तो कमान मजबूत रखी करनी है। मेरे तो जो है उसमें कितने किए हैं मुझे मालूम है और मुझे वो चलाने भी आते हैं। दूसरे के पास तीर नहीं है तो मुझे पहले उसको भी बता देना, पहले तो अपने पास कमान में तेरे पास तीर कैसे आएगा तो एक तो तत्व शिकारी है ना। तो ये बहुत जरूरी है। तो दूसरी बात ये है कि आप जब भी
कोई ज्ञान हासिल करें तो उसे व्हाट्सएप, सोशल मीडिया, XYZ के थ्रू सभी ज्ञान को फैलाएं और कोशिश करें वो सिर्फ एक मैसेजेस का बुरा में ना जाए। आप चाय पे चर्चा करें, आप लोगों से मिलें, बातचीत करें और इस चीज़ को एक फैंसी डिस्कशन ना मानते हुए एक सरल सौम्य डिस्कशन की तरह ऑफिस से आगे बढ़ाएं। और जैसे हमारे यहाँ पर कितने सौम्य तरीके से इन्होंने बोला ब्रेक पेज में आप आ जाएंगे, मैंने कहा आ जाएंगे मैडम, आप स्पेशल जाएंगे थी, आप अच्छा काम कर रहे हो, ठीक है, ऊपर से 300 दो 80 द्वारा घुमाएंगे, है ना, ऐसा कुछ नहीं है, अच्छा काम करा क्योंकि ऑलवेज सेंड इन सपोर्ट विद दी। तो आप लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया यहाँ बोलने के लिए। मैं दिल्ली में रहते हुए बहुत बड़े बड़े लोगों को सुन चुकी थी, आप लोगों को सुनने का मौका मिला, आपसे मिलने का मौका मिला, आपके सानिध्य में आने का मौका मिला, आप सब लोगों के साथ बात करने का मौका मिला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।